नमस्कार। बीकानेर थिएटर आर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत है। और स्वागत है डॉक्टर प्रवीण झा का, जो नॉर्वे से हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद प्रवीण जी। नमस्कार असित जी। नमस्कार। नमस्कार बीकानेर। आज का ये सेशन है जो प्रवीण झा की एक पुस्तक पर केंद्रित रहेगा। वाह उस्ताद उस पुस्तक का नाम है। और मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है कि मैं प्रवीण झा को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाऊं आपसे। और मुझे इनकी एक पुस्तक थी जो भौतिक शास्त्री इरोडोव पे उन्होंने लिखी थी। उसमें इरोडोव का कथन याद आ रहा है मुझे, जो मैं एक बार पढ़ूंगा आपके सामने। कि पुराने जमाने में यह विज्ञान, कॉमर्स, आर्ट्स, संगीत, कला, फलाना या ढिमका, यह विभाजन नहीं था। अरस्तु से लेकर खुसरो तक या लियोनार्डो दा विंसी तक सब ऑलराउंडर थे। यह नहीं होता था कि विज्ञान के लिए कला अछूती थी या इतिहास पढ़ने वाले के लिए भौतिकी कोई रॉकेट साइंस थी। यह कथन मुझे इस लिए याद आया क्योंकि हमारे बीच जो साहब तशरीफ फरमा है डॉक्टर झा, वो भी ऑलराउंडर ही हैं। तो ये अरस्तु से लेकर के और खुसरो से लियोनार्डो दा विंसी से प्रवीण झा तक ये परंपरा चल रही है। और इनकी शख्सियत इतनी रंगारंग है कि ये पेशे से डॉक्टर हैं, नॉर्वे रहते हैं, जैसे कि हमने शुरू में बताया आपको। और इनकी लेखनी के भी बहुत विविध रंग हैं। जो लोग सोशल मीडिया में इनसे जुड़े हुए हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि किस तरह से हर विषय पर रोचक और विचारोत्तेजक टिप्पणियां ये करते रहते हैं। और इनके लेखन का पैमाना इतना विस्तीर्ण है कि इतिहास पर भी इन्होंने लिखा है। अभी हाल ही में बहुत ही चर्चित इनकी पुस्तक कुली लाइंस आई थी हमारे सामने, जो गिरमिटिया जो मजदूर हैं उनको अपनी जड़ों से काट करके हजारों किलोमीटर दूर नए देश में बसाया गया और वहां उन्होंने अपनी फिर से जड़ें तलाशनी शुरू करी, उस पर थी। और राजनीति पर भी उन्होंने बहुत लंबा बहुत अनेक पुस्तकें लिखी हैं। अभी हाल ही में इनकी आम आदमी पार्टी पर भी उसके उद्भव और उसके प्रादुर्भाव पर आई थी पुस्तक। जेपी आंदोलन पर, जेपी नारायण पर जीवनी पर एक पुस्तक उनकी थी। गांधी परिवार पर भी इन्होंने लिखा है। और एक जॉन कैनेडी पर पुस्तक इनकी राजनीति, जो अमेरिकी राजनीति पर भी आई थी। इसके अलावा खेल में भी इन्होंने लिखा है। खेल में आप देखें तो क्रिकेट पर भी लिखा है, शतरंज पर भी लिखा है, फुटबॉल पर भी लिखा है। और मतलब आप और जिस पुस्तक की हम चर्चा करेंगे वह है वाह उस्ताद, जिस पे तो मैं बाद में आऊंगा। डॉक्टर झा, आप इन सब में से क्या है? मतलब डॉक्टर प्रवीण झा नामक राग का वादी स्वर आप किसे मानते हैं? नहीं, वादीश्वर डॉक्टर ही है। मैं पूरा चिकित्सक हूँ, उसी से मेरा पेट चलता है और उसी में मेरी रुचि भी सबसे ज्यादा, अगर जिसमें मैं सबसे ज्यादा समय बिताता हूँ वो डॉक्टरी ही है। अच्छा। लेकिन वही एक कारण भी बनता है कि डॉक्टरी चूंकि एक बहुत ही, कह सकते हैं कि आप बीमार लोगों को देखते रहते हैं तो आप उससे एक वेंट चाहते हैं, तभी ये हर चीज में आदमी ढूंढता है, खेल में या संगीत में, इन सब में लग जाता है, कोई चित्रकारी करने लगता है तो आप, लेकिन वादी स्वर जो है वो वहीं पर जाके आप कह सकते हैं कि वही मेरा तो वादी स्वर है। संवादी स्वर फिर कौन सा हुआ? संवादी स्वर परिवार है मेरा। मैं दूसरा जो सबसे ज्यादा समय मेरा रहता है वो परिवार और बच्चों के साथ ही रहता है। और मेरी जिंदगी कोई सृजनशील मैं हूँ, लेकिन वो मेरी जिंदगी का, समझ सकते हैं, एक तरह का वेंट है, एक तरह का बाकी बाकी समय में जो जहाँ गुजारता हूँ। तो ये सब, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपके लेखक बनने की शुरुआत मींस आप इतने सारे विषयों पर यानी डॉक्टर होने के अलावा कोई एक विषय पर आप केंद्रित हो, मतलब आपकी रुचि हो सकती थी, लेकिन आपकी तो लगभग सब विषयों पर रुचि है। कैसे इसका इसका मतलब आपका जो, जैसे कहना चाहिए कि यानी विचार प्रक्रिया या लेखन प्रक्रिया किस तरह से होती है? कब आप कौन सा विषय चुनते हैं? इसकी कोई जी, कोई इसका भी वही उत्तर है। मैं चूंकि लेखक नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल लेखक तो नहीं हूँ, मैं डॉक्टरी करता हूँ
और मैं अपने को एक पाठक या विद्यार्थी ही समझता हूँ, तो मेरे लिए विद्यार्थी का कोई क्षेत्र नहीं होता है, वो तो हर चीज पढ़ता है। तो वही मेरी भी होती है कि मैं खेल, जैसे अभी क्रिकेट देख रहा था, भारत ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देख रहा था, तो उसमें उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी अलग से कोई रुचि है, वो तो एक जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। ऐसे ही संगीत भी मैं सुनता रहता हूँ, और उसी में मेरी किताब भी है, उसमें कोई मेरी संगीतकार रूप में नहीं है, मैंने जो अनुभव किया है या मैंने जो पढ़ा है उसी का है। इतिहास में भी वही बात है, चूंकि मैं विदेश में रहता हूँ, तो मैंने जो गिरमिटिया मजदूर हैं उन लोगों को शुरू में मिला, उसके बाद उनसे बात करते करते फिर मैं उनके इतिहास में चला गया। और तो मैं इसीलिए कोई एक विशेषज्ञता नहीं हो पाई, क्योंकि मैं विशेषज्ञ लेखक हूं ही नहीं। तो इन दिनों क्या लिख रहे हैं? इन दिनों आप यूरोप के इतिहास के बारे में लिख रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जी यूरोप के बारे में, थोड़ा बताएं हाँ, क्या लिख सोशल रहे मीडिया में मैं कुछ लिखता रहता हूँ। अभी यूरोप इतिहास पे लिखा है, हैं? और क्योंकि मैं पढ़ रहा था, यूरोप इतिहास पढ़ रहा था, तो उसको मैं हिंदी में, चूंकि अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, ज्यादातर किताबें अंग्रेजी में है, तो उसको जो हिंदी के विद्यार्थी है या उनको कुछ समझ जाए, तो मैं उसका एक सार लिख कर उनको दे देता हूँ कि आप पढ़ लीजिए। और अभी इन दिनों जो मेरी किताब अगली शायद आएगी, वो क्रिकेट पे आएगी। भारत के क्रिकेट कब से शुरू हुआ भारत में, मतलब 18वीं सदी से लेके अब तक का क्रिकेट, 300 साल के इतिहास पर क्रिकेट पे ही आएगी शायद। तो ये जो 2020 साल रहा है हमारा, वैसे तो देखा जाए तो मानव जीवन पर और या उस पर तो ये बहुत ही भारी रहा है और उस पर बहुत कड़ा रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत इसमें रचनात्मकता बहुत ज्यादा हुई है, यानी भारत में भी और बाहर भी। और जो लेखक नहीं थे या जो कवि नहीं थे, वो भी कवि और लेखक बन गए हैं। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, ये वाली उक्ति भी चरितार्थ हुई है। तो जब जब हमारे मानव जाति पर कोई संकट आया है, हमेशा उस वक्त वह कलाओं के लिए या साहित्य सृजन के लिए बहुत ही मुफीद समय रहा है। चाहे वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का उसके दौरान की या उसके बाद की कलाकृतियां, पेंटिंग्स, साहित्य या फिल्में हों, या हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में जब विभाजन की त्रासदी थी, उस वक्त का या उस पर जो साहित्य है और उस पर जो फिल्में बनी हैं, वो बहुत उत्कृष्ट की श्रेणी में आती हैं। और बर्टोल्ट ब्रेख्त ने ये कहा भी था एक कविता में कि इन द डार्क टाइम्स विल देयर बी सिंगिंग, यस देयर विल बी सिंगिंग अबाउट द डार्क टाइम्स। तो आप क्या मानते हैं कि जब जब मनुष्य पर कोई गहरा संकट आता है, तो वो कलाएं और साहित्य उसमें अपने लिए कोई अवसर तलाशती हैं, या उनके लिए वो बहुत मुफीद समय होता है कि नहीं? जी बिल्कुल, हिंदी में भी जैसे कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, पहला आस कवि आह पूजा होगा देगा। गान। तो वो तो सही है कि जो ट्रेजेडी है उससे बहुत ज्यादा जो कवि हैं उनको बहुत ज्यादा इनपुट मिलता है, भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। लेकिन कोरोना काल में मुझे लगता है कि वो कारण से ज्यादा जो भारत की व्यस्त जीवन शैली है, उससे जो मुक्ति मिली है लोगों को, मुक्ति और मिली। खाली बैठे हैं तो समय बहुत ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से वो किसी डिस्ट्रेस में या किसी दुख विषाद में नहीं है वो, बल्कि अपने परिवार के साथ और या अपने सेल्फ के साथ, अपने आप के साथ वो काफी ज्यादा समय बिता रहे हैं, और उस वजह से सृजनशीलता हो रही है। आपने मेरी सृजनशीलता का भी पूछा, तो वो भी तभी शुरू हुआ जब मैं नॉर्वे आया 4 साल पहले, और वहीं तभी से मैंने इतनी सारी किताबें लिख दी, क्योंकि यहाँ वक्त बहुत है, भारत में डॉक्टरों के पास वक्त नहीं होता है, तो वहां पे हाँ मेरे जी, पास समय नहीं। मुझे लगता है कि अभी कोरोना काल में वही हुआ है, लोगों को न सिर्फ सृजनशीलता, अपने परिवार के साथ या अपने आत्मचिंतन के लिए काफी अच्छा समय मिला है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो है ही। जी 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 जी। अब इस पुस्तक पे आते हैं। यह पुस्तक देखिए, वाह उस्ताद, इस पुस्तक पर हम अब चर्चा करने वाले हैं। यह बहुत ही छोटी पुस्तक है, जिस विषय में ये पुस्तक है उसके हिसाब से थोड़ी बड़ी हो सकती थी। इसका नाम है वाह उस्ताद। लगभग 160 के आसपास पेज की किताब है ये। ये संगीत के विभिन्न जो घराने हैं हमारे, गायन के, वादन के, उन घरानों की ऐतिहासिक और जो तकनीकी पक्ष पर भी प्रकाश डालती है। पर इसमें तकनीकी बातें थोड़ी कम हैं, जैसा झा लिखते हैं इसमें कि इसमें तकनीकी बातें चिकित्सकीय लो डोज की तरह आती है। मूल रूप से ये किस्सों कहानियों में पिरोई गई शैली में बहुत रोचक ढंग से लिखी हुई किताब है।
तो इस किताब को लिखने का आपको कैसे, यानी संगीत पर लिखना और संगीत में भी घराने पर लिखना, यह विचार आपके मन में कैसे मतलब शुरू कैसे प्रस्फुटित हुआ? जी, संगीत तो एक तरह से मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं हम्म, गाता नहीं हूँ वैसे। आजकल मैं सीखना शुरू किया है मैंने संगीत अभी पिछले 3 महीनों से। मुझे एक उस्ताद ही ने कहा कि तुम इतना लिखते हो और तुम कुछ गाते नहीं हो तो तुमको मैं सिखाऊँगा। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे सिखाना शुरू किया और अब मैं सीख रहा हूँ, ध्रुपद सीख रहा हूँ। लेकिन जी, जो संगीत का अंश है मेरे सुनने का जो है वो मैं काफ़ी समय से सुनता आ रहा हूँ। पढ़ता बहुत हूँ मैं, किताब जो भी नई आती है, इस साल जैसे रविशंकर पर एक नई किताब आई है नई तरीके से, तो वो किताब भी हाँ, मैंने पढ़ रहा था अभी। तो ये पढ़ता रहता हूँ, उसको मैं सोच रहा था कि इसको लिखूँ, क्योंकि हिंदी में मैं जितनी किताबें पढ़ता हूँ, म्यूज़िक की जितनी किताबें मिलती भी हैं, नई किताबें, वो ज़्यादातर अंग्रेजी में मिलती हैं। शायद इसलिए भी कि विदेश में हूँ। हम्म, लेकिन हिंदी में कम मिलती है, तो मुझे लगा कि थोड़ा हिंदी में अपनी भाषा में जी, लिख देना चाहिए इन चीज़ों को, कि कुछ और बहुत ज़्यादा अकादमिक ढर्रा ना हो और साधारण बातों में, किस्सों कहानियों से, क्योंकि हम्म, उससे हो सकता है रुचि बनेगी लोगों की। हम्म, तो इसीलिए मैंने लिखा। और बहुत, जैसे आपने कहा, बहुत मोटी किताब नहीं है, इसमें इसका एक आधा अंश था जिसमें कि मैंने रागों पर लिखना शुरू कर दिया था, तो रागा उसमें जर्नी आपने जो हाँ, तो उसमें संपादक जो थी हमारी, उन्होंने भी कहा और मुझे भी यही लगा कि आप संगीतकार तो हैं नहीं, तो वहाँ हम्म, पर, और दूसरी बात है कि राग बहुत ही नीरस हो जाएगा पाठक के लिए। आप यहाँ कहानियाँ सुना रहे हैं, उसके बाद आप जब राग हम्म, भैरवी के विषय में हाँ, लिखना शुरू करेंगे, उसके राग पक्ष पे, तो वो साधारण जनता को कुछ समझ में नहीं आएगी और आप भी इस पे कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, तो इसको काट ही दीजिए। तो वो पूरा हम्म। हिस्सा जो है वो हम लोगों ने उसको छाँट दिया और पतली किताब रखी। तो इससे पहले भी आपने मैहर घराने पर और पंडित रविशंकर पर भी एक छोटी पुस्तक लिखी थी, हालांकि उसका अंश इसमें समाविष्ट किया गया है, तो वहां जी। से ये शुरुआत हुई थी क्या? नहीं, मैहर तो मेरा एक डॉक्टरी पेशे से जुड़ा ही हमारा एक डायग्नोस्टिक सेंटर है सतना में। अच्छा, तो अच्छा। जिसमें, हाँ, जिसमें मैं भी एक पार्टनर हूँ, तो वहाँ मैहर हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि मेरी हर साल की विजिट है वहाँ पर। और अच्छा। उसमें उस घराने से जुड़ाव की बात है, तो मैहर घराना मेरे ख्याल से ऐसा भारत का कोई व्यक्ति नहीं होगा जो पंडित रविशंकर, अली अकबर खान या बिल्कुल। अलाउद्दीन खान इनसे नहीं जुड़ा होगा। लेकिन मैं वहाँ उनके घर पर जाके, राजेश अली खान अब तो नहीं रहे, राजेश खान सर। हाँ। हाँ, तो वो अब नहीं रहे, लेकिन अभी उनके घर पिछले पर दिनों जाके उनसे मिलता था मैं और बातें होती थी। तो फिर लगा कि इसको जो भी मिला हूँ या जो देखा है या जो पढ़ा है, उसको एक बार अपने शब्दों में लिख दूँ। तो वही लिखा था मैंने मैहर के बारे में। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये घराने होते क्या हैं और कब बनने शुरू हुए होंगे? यानी हमने जब हम तानसेन या उससे पहले की कोई बातें पढ़ते लिखते हैं, वहां हम घराने के बारे में कोई चर्चा नहीं सुनते पढ़ते। ये कब से घराने बनने शुरू हुए होंगे, क्यों बनने शुरू हुए? जी, ये आपका, मेरे ख्याल से आपने इससे पहले की हमारी कोई बातचीत हुई थी या कोई संवाद हुआ था जिसमें आपने कहा था कि दक्षिण भारत में घराने क्यों नहीं है, कर्नाटिक हाँ, ये संगीत मैं में। इस पे आऊंगा अभी। हाँ, हाँ। तो मेरे ख्याल से भारत में भी घराने नहीं थे। पहले जो घराने का सिस्टम है कि हर परिवार का एक अपना, जैसे अब बीकानेर के कुछ लोग बैठ जाएँ, जो अभी फ़िल्म आई थी बंदिश बैंडिट्स, उसमें बंदिश दिखाया, शायद बैंड। बीकानेर का ही दिखाया है कि बीकानेर एक का है। परिवार है, उन्होंने अपनी एक शैली बना ली और वो किसी को शेयर नहीं करते हैं और वो अपना, हाँ, हाँ। मेरे ख्याल से जो हुआ होगा इसका, अगर भारत को देखें तो सबसे पहले मुगल इसका काफ़ी प्रश्रय देते थे संगीत का और वहाँ बिल्कुल। पर होता था, और मुगल से बाहर अगर देखें तो मंदिरों में हवेली संगीत जो आप राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा होता था। और उससे ही हवेली संगीत से ही जोड़ते हैं ध्रुपद गायन को भी, कि द्रुपद गायन, ध्रुपद बिल्कुल। गायन में भी विष्णु पद से, मतलब जो हम्म, ही भक्ति आंदोलन से जुड़ा गायन होता था वो। हम्म, लेकिन जो शास्त्रीय संगीत का वीणा वादन या ख़याल शैली का गायन वो होता था मुगल दरबार में। हम्म। और शायद, मतलब जो आरोप है वो है औरंगज़ेब पे कि उन्होंने जो है सारे मौसीकी के लोग बंद को, करवा दिया। मौसीकी का जनाज़ा निकाल दिया था उन्होंने। तो कहा था कि मौसीकी का जनाज़ा जा रहा है, सारे संगीतकारों को उन्होंने हाँ। भगा दिया था। उसकी एक वजह ये भी बताते हैं कि शाहजहां को जो ये दरबारी लोग होते थे वो ठग लेते थे, और ऐसी बात औरंगज़ेब ने देखी थी, तो उन्होंने कहा कि ये हम लोग थोड़ा-सा प्रशासन पे ध्यान दें और ये संगीत को हम्म, साइड लाइन करें। तो तब इन लोगों को छोटे-छोटे रियासतों में हम्म, शरण मिला, कि जैसे
ग्वालियर में शरण मिल गया, या दरभंगा में शरण मिल गया, या रामपुर में शरण मिल गया, लखनऊ में। तो ये सब अलग अलग जगह चले गए और वहां पर जाकर इन्होंने, चूंकि ख्याल गायकी में यह मुमकिन है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा है, लचीलापन है, आप अपनी चीज, आप अपनी तरह का इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। तो ये इन्होंने अपनी शैलियां बनानी शुरू कर दी और उसको एक तरह से पेटेंटिंग कर ली कि ये आगरा की गायकी है, ये ग्वालियर की गायकी है, जो ध्रुपद में या कर्नाटक में नहीं मुमकिन था, क्योंकि उसमें काफी फिक्स स्ट्रक्चर है, उस तरह से आप बदल नहीं सकते हैं चीजों को। तो मेरे ख्याल से घरानों की गायकी मुगल से जो बाहर की तरफ, रियासतों की तरफ जो पसरना शुरू हुआ संगीत, उस वजह से आया होगा। जैसे आपने कहा कि घराने एक विभिन्न शैलियों से बने और हर उस्ताद की एक इंडिविजुअल शैली के कारण बने। तो यह भी देखा गया है कि एक ही घराने के जो विभिन्न कलाकार हैं, उनमें अपने आप में भी शैली में बहुत डिफरेंस आता है। आपने एक जगह लिखा भी है कि आप अगर किराने घराने में भीमसेन जोशी में किराना घराना ढूंढने जाओगे और किशोरी अमोनकर में अगर जयपुर घराना ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। मतलब वो जो कलाकार है वो लकीर के अंदर नहीं रह सकते। तो घराना कितना इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिवनेस को स्पेस देता है, कितना बांधता है और कितना अवकाश देता है, ये थोड़ा बताएं। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि जब घरों में बंद होकर जो घरानेदारी होती होगी कि एक नवाब के यहाँ रहे और वहीं पर सीखे और किसी और से इंटरेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुआ, तो उस केस में उनका किसी और घराने का प्रभाव या किसी और घराने की चीज वो नहीं सीख पाते होंगे। तो उस समय काफी कह सकते हैं कि एक घरानेदारी एक खास तरीके से होती होगी। लेकिन जब पंडित भीमसेन जोशी का उदाहरण लें तो वो भले ही किराना घराना के हैं, उनकी जो सीखा है उन्होंने पटियाला जाके भी सीखा है, हाफिज अली खान से ग्वालियर में भी जाके सीखा है, जालंधर में भी सीखा है उन्होंने। तो वो उनमें ये चीज नहीं रह जाती है कि वो कलकत्ता में काफी दिन रहे वो, तो उनमें एक घराने में रिजिडिटी नहीं रह जाती है। अब्दुल करीम खान के पास या अब्दुल करीम खान नहीं, सवाई गंधर्व के पास आने के बाद उससे पहले उन्होंने काफी कुछ उनका हो चुका था। तो उनमें यह मुमकिन नहीं है कि एक ही घरानेदारी की चीज हो, उन्होंने हर जगह से कुछ ना कुछ सीखा होगा। लेकिन जो लोग एक ही परिवार के होते हैं, खास करके ध्रुपद में मैं रिजिडिटी देखता हूँ कि डागर लोग एक तरह से ही गाते आ रहे हैं आज तक। उनकी जो आलापचारी है बहुत ही सॉफ्ट गाते हैं, और जो आपके दरभंगा के लोगों को सुनता हूँ तो काफी उनमें काफी फोर्स दिखता है, काफी कह सकते। तो वो हमें शुरू से ऐसे ही गाते आ रहे हैं, उनमें ज्यादा मिक्सिंग नहीं हुई ध्रुपद घरानों के बीच में। और जिनमें हुई है ख्याल में तो काफी ज्यादा। अब आप देखेंगे, मैं कल सुन रहा था उस्ताद असलम खान बम्बई में, वो कह रहे थे कि मैं 6 घराने का उस्ताद हूँ। तो अब लोग इसको एक प्राइड देखते हैं कि मैं एक नहीं, मैं 4 घरानों का उस्ताद हूँ या 6 घराने का उस्ताद हूँ। यह बात हम भी देखते हैं जब कुमार गंधर्व 1-2 घरानों से सीखे हैं, CR व्यास भी 2 घरानों में सीखे हैं, KG गिंडे भी 2 घरानों में सीखे हैं, आगरा और ग्वालियर या आगरा और किराना। तो ये यानी डिस्टिंक्टिवनेस जो आप मानते हैं कि आवाजाही के ज्यादा प्रभाव की वजह से आती है, मीन्स एक दूसरे से सुनने पे या दूसरे घराने से अगर उसका इंटरेक्शन होगा तो वह डिस्टिंक्टिवनेस उसमें आएगी। जो जैसा हमने बोला कि दक्षिण भारत में घराने लगभग नहीं के बराबर थे, तो वहां पे शैलियों का डिफरेंस तो रहा ही होगा। जी, शैलियों का डिफरेंस रहा। और क्या आप यह मानते हैं कि क्योंकि दक्षिण भारत में दरबारों के से ज्यादा मंदिरों में संगीत ज्यादा प्रश्रय मिला है और वहां पे मंदिरों में भी सामूहिकता का ज्यादा प्रभाव होता है, ऐसा कारण तो नहीं है दक्षिण भारत में घरानों जी नहीं, आपकी बात ठीक है। और जैसे एक चीज होती है कि कोई किशोर कुमार का गाना अगर गा रहा है और कोई उसकी ठीक नकल उतार देता है, बिल्कुल हूबहू नकल उतार देता है, तो उसको कहते हैं कि एकदम बहुत बढ़िया गाया है। और जब अपनी तरफ से उसको बदल कर गाता है तब उसमें टिप्पणी शुरू हो जाती है कि ये इसने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि किशोर कुमार में कोई या मोहम्मद रफी में कोई बदलाव जल्दी नहीं, हमारा एग्जैक्टनेस का अभीष्ट रहता है।
हाँ, तो दक्षिण में ये कर्नाटक संगीत में खास करके काफी रूढ़ स्ट्रक्चर है। वहां पर ऐसा होता है, मैं मतलब चौदैया मेमोरियल बैंगलोर में गया था, तो वहां पर जैसे पल्लवी अनुपल्लवी वो गाते हैं, जो हमारी बंदिश होती है, तो आप सुनेंगे हमारी बंदिशों में चार गायक चार तरह से चार चार तरह से, हाँ चार वहां पे। वाक्य गा देते हैं। तो कोई अगर एक ही वाक्य, यही ठैया मोतिया हेराई गेल, कोई बोलेगा यही ठैया पोखरिया में हेराई गेल, सब अपना अलग अलग तरीके से हर बंदिश को बदल देते हैं जैसा सुनते हैं। लेकिन दक्षिण में मैंने देखा कि एक शब्द का अगर अंतर आ गया तो दर्शक कहते हैं कि ये स्वर गड़बड़ का गा रहा अंतर है। नहीं। तो वहाँ ये उनकी काफी रिजिडिटी है। इस वजह से रिजिडिटी। कोई शैली अगर विकसित करना भी चाहेगा तो वहाँ की जो ऑडियंस है, वहाँ के जो दर्शक हैं, क्योंकि वहाँ सबके घर में पहले वहाँ बेटियों की शादी में होता था कि बेटियों को थोड़ा संगीत का ज्ञान हो तब शादी होती थी अच्छी, तो संगीत या नृत्य का ज्ञान हो। तो उनके घर घर में जो है संगीत, सबको बच्चों को थोड़ी थोड़ी समझ है। भारत, उत्तरी भारत जैसी स्थिति नहीं है कि सिर्फ जो नवाब के लोग हैं या जो रईस लोग हैं जो सुनते हैं उनको ही समझ में आएगा। वहां सबको थोड़ा थोड़ा संगीत का ज्ञान था, जैसा आप कह रहे हैं मंदिरों में था। तो इस वजह से वहां इस तरह की अपनी शैली विकसित करने का मौका नहीं मिला लोगों को। और उसी को जब अब देख रहा हूँ, आप बॉम्बे जयश्री को सुनेंगे या फिर इवन बाला मुरली कृष्णन ने काफी ज्यादा हाँ, बदलाव मालूम किए। उपज का बहुत वहां पे। हाँ, वहाँ उन लोगों की उपज आप देखेंगे काफी ज्यादा, आप जिसको फ्यूजन करने लगे हैं, या एक में कर्नाटिक सिस्टर्स करके गाती हैं, तो हाँ, अब काफी बदलाव हो रहे हैं। सिक्किल सिक्किल हाँ, सिस्टर्स। हाँ, लेकिन इतना उस समय नहीं था। तो इसलिए वहां शायद पर हमारे यहाँ जितनी गुरु की महिमा है, यानी जितना हम गुरु की लगभग पूजा करते हैं, वहां शायद गुरु की महिमा भी उतनी नहीं है। और जो उनकी जो त्रिमूर्ति है, स्वाति, तिरुनाल और त्याग, उनकी कृतियों को एज इट इज एग्जैक्टनेस को बरकरार रखने की वहां पे एक अभीष्ट रहता है कि एग्जैक्टनेस बरकरार, जैसा आपने किशोर कुमार जैसा उदाहरण दिया, फिल्म संगीत जैसा। तो वहां कुछ ऐसा सिस्टम भी डेवलप हुआ है। तो वहां गुरु की उतनी महिमा नहीं बन पाई जितनी उत्तर भारत में बनी। जी। और ये भी है कि उन लोगों का जो भी है वो छपा हुआ है, लिखा है, जो भी उनकी जो मंत्र हैं या जो भी उनकी बंदिशें हैं, वो सब लिखा, वो ओपन एक्सेस शुरू से रहा है। और शुरू से। हमारे यहाँ मैं जैसे बेतिया घराने में गया, उनसे बात हुई तो उनके पास एक बहुत मोटी, करीब स्वामी हरिदास जी से लेकर अभी तक की बंदिशें उनकी हैं, जिसको वो छपवा नहीं रहे हैं क्योंकि वो देना नहीं चाहते हैं बाजार में। हाँ, और लॉकर में उसको, रखने वाली तो कई हाँ, उसको परिवार में समेट कर रखा हुआ है। तो उस चीज को कैसे संभव होगा कि दूसरा भी उसी तरह से गाए, क्योंकि वो तो अब उनके परिवार में बहुत कम लोग बचे हैं जो गाते हैं। तो इस तरह से वो धीरे धीरे करके उसका विकास नहीं हो पाएगा। अब जब कुछ चीजें स्टैंडर्डाइज हुई हैं, जो म्यूजिक स्कूलों में हुए हैं, जैसे आपके भातखंडे में हुई है, या वहां पर पढ़ाई जाती है कि ये बंदिश है, इस तरह से ये, तो फिर अब काफी आप देखेंगे कि एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आ रहा है। और कह सकते हैं कि अब भारत में, मतलब हिंदुस्तानी संगीत में भी अब घरानों की महत्ता रहेगी, लिखा की चीजें चर्चा होंगी, लेकिन अब धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि एक हिंदुस्तानी संगीत जो जहां भी गा रहा है वो एक तरह से राग को गा रहा है, या मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि आगरा वाले आगरा की तरह से ही गाएंगे। अब सब सब एक तरह से या कह सकते हैं काफी अपने इम्प्रोवाइजेशन से गाएंगे। इस मामले में आगरा थोड़ा मुझे थोड़ा रिजिड लगता है, क्योंकि उसमें शैलीगत जो इंडिविजुअल परिवर्तन है वो कम हुआ है। वो एक जैसा ज्यादा, मतलब उसमें घराने की चीज को बरकरार रखने का आग्रह मुझे लगता है दूसरे घरानों से ज्यादा है आगरा। जी, और उसमें भी खास करके आगरा का है कि वो लोग अभी भी नोम तोम आलाप करते हैं, नोम तो ध्रुपद वाला। वाला, जो बाकी लोग नहीं करते। बाकी लोग हाँ, वो आकार, राजा मियाँ वगैरह की अभी सुने अगर राजा आप। मियाँ सब करते हैं नोम तोम आलाप। और वो हाँ, चीज जो है रीरे राना करके, क्योंकि इन लोगों का है कि हम, और इस तरह से वो अपने को श्रेष्ठ भी बताते हैं कि चूंकि हम हाँ, ध्रुपद के ध्रुपद से आलाप जुड़े। करते हैं, और हम लोगों ने ध्रुपद को एक तरह से ज्यादा लोकप्रिय कराया, उसको खाया, उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करके और ध्रुपद की शुद्धता को बरकरार रख के। तो इस वजह से शायद वो लगता होगा कि आगरा वाले उस रिजिडिटी में अभी तक हैं, अभी है। बदलाव नहीं ला रहे हैं। आलाप ही आप नहीं बदल रहे हैं तो फिर बाकी हाँ, बदलने की बात है। हाँ, सबसे ज्यादा बदलाव आलाप में ही लाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है जब ग्वालियर घराने की चर्चा में आप ये लिखते हैं कि
रहमत खां सांगली आते हैं और भास्कर बुआ जोशी को सिखाते हैं, और हद्दू खां जब इनको रामचंद्र चिंचवाड़कर को सिखाते हैं, तब पहली बार कोई मुस्लिम कलाकार ने, मुस्लिम उस्ताद ने हिंदू शागिर्द बनाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, इसलिए क्योंकि इससे पहले किसी भी मुस्लिम उस्ताद ने कोई बहुत उल्लेखनीय हिंदू शिष्य नहीं तैयार किए थे। और यहाँ एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब भी किसी मुस्लिम कलाकार ने या मुस्लिम उस्ताद ने अपने परिवार से बाहर किसी को सिखाया है, तो वो हिंदुओं को ही सिखाया है। यहाँ उस्ताद वजीर खां और अहमद अली दो नाम अपवाद जरूर हैं, लेकिन किसी भी मुस्लिम कलाकार का कोई अपने परिवार से बाहर का मुस्लिम शागिर्द नहीं होगा। ज्यादातर परिवार से बाहर उन्होंने हिंदुओं को ही सिखाया। ऐसा आपको भी देखने में मिला है? इसका क्या कारण मानते हैं, अगर ऐसा है तो? जी, उस्ताद आमिर खान ही इसके सबसे बड़े उदाहरण कहे जाएंगे कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी उस्ताद आमिर खान को, कि अब्दुल वाहिद खान बम्बई में थे, वो उनको सिखाते ही नहीं थे, तो वो छुप छुप कर सीखते रहते थे उनको। और भिंडी बाजार में गए, वो भी उनके परिवार के लोग नहीं थे, लेकिन भिंडी बाजार घराना में भी उस्ताद आमिर खान ने सीखा। तो उनको काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि एक मुसलमान उस्तादों का एक होता था यही चीज कि अपनी चीजों को संजोने का, अपनी चीजों को रखने का उनको बहुत ज्यादा होता था। तो वो कहते थे कि जो गुरु है वो अपने जो बेटे हैं उनको 75% तक ज्ञान देते हैं, उनसे जो उनका अपना लाइनेज है, और जो शिष्य है जो उनकी लाइनेज का नहीं है, लेकिन उनके चचेरे का है, ममेरे का, या कोई जान या दामाद है, दामाद है, बेटी दामाद को भी कम देते। हाँ, तो उनको 50% तक देते थे, और जो तीसरा होता था जिसका कि कोई भी संबंध नहीं है, उसको 25% ही सिखाते थे। तो ये फर्क जो है कह सकते हैं कि रखा जाता था। लेकिन आप उस्ताद अलाउद्दीन खान को देखिए, तो उन्होंने पंडित रविशंकर और अली अकबर खान में कोई भेद नहीं किया, और दोनों को, हालांकि पंडित रविशंकर ने अगर उनके दामाद ही बन गए तो एक तरह से वो भी बेटे ही हो गए। तो आप बाकी उनके शिष्यों से तुलना करेंगे, जैसे CL दास थे, सरोद के चितरंजन लाल दास, ये लोग भी उनके घराने के, निखिल बनर्जी हैं, तो उसमें रविशंकर से उनका खास स्नेह था, क्योंकि वो उनके दामाद भी हो गए थे। ये सब चीजें हो सकती हैं कि किस तरह से कौन किसको सिखाता है। और मुसलमान हिंदू की जो आपने बात कही, तो वो चीज सही थी कि पहले जो मुसलमान मिरासी थे, क्योंकि उनके पास एक वही चीज होती थी, उस्तादों के पास वही उनकी संपत्ति होती थी, वही उनकी संपत्ति होती थी, और समाज में भी जो उनका महत्व था उसी से था। जबकि पंडितों को, ब्राह्मणों को और भी चीजें थी, उनका अपना एक बहुत बड़ा हिंदू बहुल जनसंख्या थी, तो उनके पास और भी चीजें थी। अब पंडित भी गाने लग जाएंगे तो मंदिरों में चला जाएगा संगीत, और इस तरह से कई चीजें आप कह सकते हैं कि उस समय एक एक चीज सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, ओपन एक्सेस चीजें नहीं थी। और इसको उन्होंने फिर खोला। जितने भी हिंदू उस्ताद भी हैं वो अल्टीमेटली मुसलमान उस्तादों से ही निकले हैं, और अब्दुल करीम खान की जनरेशन से बहुत सारे हिंदू निकले, फिर अलादिया खान ने बहुत सारे हिंदुओं को सिखाया। तो ये चीजें, और अब आप देखेंगे, अब मैंने हाल में एक लेख भी लिखा है कि अब कहीं भी मुसलमान उस्ताद नहीं मिल रहे हैं। अब हर घराने में, मतलब किराना घराने में आपको मुसलमान उस्ताद नहीं मिलाएगा, और सब में हिंदू ही चले गए। ग्वालियर के सारे हिंदू ही बच गए हैं। फिर आप बाकी में भी देखेंगे, पटियाला में भी सारे अजय चक्रवर्ती, कौशिकी चक्रवर्ती, ये सब सारे वही हिंदू ही बच। अब मुसलमान लोगों को भी सीखने की जरूरत है, नए मुसलमान जनरेशंस में, कि वो लोग भी कुछ सीखें। इसमें रामपुर सहसवान घराना का एक उदाहरण दिया जा सकता है, जहाँ पे उसी परिवार की अभी उसको सहेजे हुए हैं, मतलब बाहर नहीं गया। जी, रामपुर सहसवान में, लेकिन रामपुर सहसवान पहले ही बहुत ज्यादा, जैसे बेटे बेटे को नहीं, उनमें पहले ही दामाद और भांजे ये सब हो गया था। तो रशीद खान भी जो है मैटरनल साइड से हैं, तो वो, लेकिन उन लोगों में है काफी कुछ। रामपुर सहसवान का आपने सही उदाहरण दिया कि उसमें बाहरी लोग थोड़े कम हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब जैसे राशिद खान तो सबको सिखाते हैं, और अब जो नई पीढ़ी आएगी उसमें बहुत लोग क्लेम करेंगे कि वो रामपुर सहसवान से, ITC के कई लोग जो राशिद खान से सीखे हैं, वो गुलाम मुस्तफा खान साहब के बहुत शागिर्द हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत शागिर्द, मुंबई में।
तो अब तो अब ये बात नहीं रहेगी कि सिर्फ वहीं उनके ही परिवार के लोग, बाकी लोग भी रहेंगे। नहीं, लेकिन हिंदू मुसलमान की जब बात चली है तो एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि मुसलमानों ने हिंदुओं से सीखा नहीं है, सिखाया जरूर। हाँ बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि जिस चीज थोड़ा सा घमंड कह सकते हैं, और एक कौन शमीम ऊंचा अहमद है। खान साहब है, एक उदाहरण नजर आते हैं, जो रविशंकर जी के शागिर्द हैं, उस्ताद जी शमीम। इसका हाँ, क्या तो पंडित रविशंकर को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि काफी बड़े उस्ताद हैं। नहीं तो पहले ये चीज थी कि हिंदुओं को थोड़ा कमजोर माना जाता था संगीत में, और कोई कहता था कि उनकी गायकी में उतने दम नहीं है। एक दो कुछ वो लोग आपस में भी ये चीज रखते थे कि उस्ताद असली गायकी जो है वो मुसलमान गायकों में ही होती है, और इसलिए वो अपने अपने बच्चों को तो कभी भी किसी हिंदू उस्ताद के पास नहीं भेजेंगे। कोई अगर अलग से जो मुसलमानों में ये था, जो मिरासी नहीं थे वो लोग संगीत उनमें हराम था या नहीं गाते थे, तो सिर्फ उस्तादों की ही पीढ़ी में गायकी होती थी। तो इस वजह से दूसरे लोग जो आके कम सीखते थे संगीत में। वही मैंने शुरू में कहा था, परिवार से बाहर, मुसलमान को भी परिवार से बाहर के को नहीं सिखाया, कि तबला के सारे घराने अपने अपने परिवार से ही पोषित हुए हैं, यानी बाहर कोई नहीं सिखाया। जो घराने की रिजिडिटी की बात हम कर रहे थे, वो ख्याल गायन या जो स्वर वाद्य है उसमें ही ज्यादा देखने को मिलती है। तबला में उतनी रिजिडिटी नहीं मिलती, क्योंकि हर तबला वादक लगभग चाहे किसी घराने से संबद्ध हो, लेकिन वो चारों पांचों घरानों की सब चीजें बजाता है, और बड़े अदब से और एक्नॉलेज करके बजाते हैं कि भाई मैं इस फला घराने की चीज सुनी है, फला घराने की चीज। तो यह क्यों एक भेद तबला और गायन वादन वगैरह में है? जी, तबला का मैं कहूंगा कि अभी तक उसकी एक जो स्वतंत्र पहचान है, आप उदाहरण दे सकते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन लोगों ने तो काफी अपनी स्वतंत्र पहचान भी बनाई, लेकिन अन्यथा आप कहेंगे तो एक संगतकार की पहचान ही है उनकी। और अभी तक जो है अच्छे तबला वादक, उनकी पहचान एक अच्छे संगतकार की है, मतलब गायक वादक उनके साथ जरूरी है, तभी उनका उनका अस्तित्व बनेगा। तो उसके लिए उनमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी शुरू से ही जरूरी थी कि उनको एक जगह से अगर वो अड़े रहते कि हम ऐसे ही कराएंगे, तो इसलिए बनारस या का उदाहरण लें या फर्रुखाबाद या ये इन सब जगहों पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ बनारस के गायकों के लिए ही गाते थे, सब जगह गाते थे, सब जगह। तो उनकी शैली इस वजह से, क्योंकि सबकी शैलियां अलग अलग थी, अपनी अपनी शैलियां थी, तो इन लोगों ने मेरे ख्याल से उस वजह से कि संगत अच्छी हो सके, इन्होंने अपनी शैलियों में बदलाव किया। लेकिन फिर भी बनारस की अपनी एक आइडेंटिटी है, जो कि उनकी उंगलियों में भी फर्क है कि किस अनामिका कहाँ पे तो वो थोड़ा उनकी बजाने के स्टाइल में थोड़ा अंतर है, जो कि कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा, मतलब उनकी अपनी अपनी शैलियां हैं, पहचान है, जो अंतर है। फिर जैसे पंजाब में आपका वो बजाते हैं, उसको कहते हैं, जो दो तबला से कुछ अलग होता है, पखावज समझ लीजिए, पखावज ही होता है, जोड़ी तबला या जोड़ी पखावज कहते हैं उसको। में एक पखावज को ही थोड़ा सा तोड़ के, थोड़ा सा ऊंचा बड़ा दाया जो होता है वो, जो पंजाब के लोग बजाते हैं, तो वो उनकी अलग, उनका जोड़ी तबला अभी तक है, जो बाकी कहीं और नहीं बजाते हैं लोग। जब 17वीं 18वीं शताब्दी में ध्रुपद के प्रभाव को कम करते हुए ख्याल ने अपने व्यापक जो सरवाइव करना शुरू किया, तो उसके बाद जब ध्रुपद का प्रचार प्रसार कम होना शुरू हुआ, इसका आप क्या कारण समझते हैं? मतलब जी, असल में हाँ, मतलब ये हिंदू मुस्लिम भेद से अलग इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि ध्रुपद की जो गायकी शुरू हुई, जो चार वानियां होती थी, ध्रुपद की गाने नहीं, तो स्वामी हरिदास जी से अगर जोड़ें तो वहां से वानियां शुरू होंगी, गौहर, नाहर, डागर और खंडार। तो ये चारों वानियां जो थी, उन वानियों का कंसेप्ट ये नहीं था कि चार परिवार होंगे, बल्कि चार तरह की शैलियां होंगी।
जैसे जोर जोर से खंडार बोले, आलापचारी है डागुर की, ऐसे बोलते हैं। तो हर हर तरह की शैलियां उन्होंने विकसित की, और वो चीज मंदिरों में हवेली संगीत से काफी हवेली क्लोज संगीत। था। हवेली संगीत जो साधारण जनता थी वो भी गा लेती थी, जबकि जो कलावंत थे वो ध्रुपद गाते थे, उसको उसी विष्णु पद को वो लोग अपने पखावज और उसके साथ गाते थे, और उसमें काफी धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर बनता गया। लेकिन जैसे पंडित रामतनु पांडे जो तानसेन हो गए, वो जब अकबर के दरबार में गए होंगे, और जो गए तो उन्होंने उनकी जो शैली होगी वो ध्रुपद की होगी, क्योंकि स्वामी हरिदास से ही उन्होंने सीखा है, और गौहार वाणी की थी तानसेन की। और आज भी जितने ध्रुपद घराने हैं सब स्वयं को तानसेन के ही वंशज के रूप में मानते हैं। तो तानसेन तक तो ध्रुपद था। उसके बाद तानसेन ने स्वयं बहुत सारी, उसमें ध्रुपद में उन्होंने देखा कि ये काफी नीरस होता जा रहा है, इसमें कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, और एक ही तरह की गायकी हो रही है। तो उन्होंने मेरे ख्याल से, और जो उनपे आरोप भी है या कि आक्षेप भी है, कि उन्होंने संगीत को थोड़ा ट्विस्ट देना शुरू किया, और इसीलिए हर चीज में उन्होंने मियाँ पेटेंट की, मियाँ का मल्हार, मियाँ का मियाँ सारंग, सारी चीजों मियाँ की तोड़ी। तो वो चीज पहले नहीं थी, तोड़ी तोड़ी है, लेकिन तानसेन ने उसको अपने अपने हर राग में अपने अपने उन्होंने पेटेंट डाल दिए। तो उसके बाद शुरू हुआ कि फिर हम भी डालेंगे अपना पेटेंट, और उसके बाद जैसे भूपत खान या बाद में सदारंग गदारंग के समय उन्होंने ख्याल काफी ज्यादा मॉडिफाई हो गया, और लोगों ने अपनी अपनी शुरू कर दी उसको। तो वो चीज जब हुई तो जनता, जो साधारण जनता थी जो कि ध्रुपद को काफी मोनोटोनस पाती थी, अब उनको लगा कि इसमें तो बहुत वैरायटी है, इसमें तो कई सारी चीजें गाई जा सकती हैं, कई तरह से तान लेते थे तो वो लोग उस तान में होती थी कि कौन कितनी लंबी तान, ये सब ध्रुपद में इस तरह की बातें नहीं थी। ध्रुपद में मीड पे, या जो आपका वादन, बेसिकली वादन को ही रिफ्लेक्ट करता है ध्रुपद काफी कुछ, जो आप झाला जिस तरह से वादन में बजाते हैं, वही वो लोग उसी को ध्रुपद में झाला को लाते हैं। तो वादन वीणा को वो लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि ख्याल में ख्याल इज ए वोकल थिंग, उसमें वादन से मतलब नहीं, वादन संगत दे सकता है, लेकिन उनकी अपनी जो है वो वोकल चीज को काफी ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो वो चीज होने लग गई, तो फिर वही कारण है कि अब लोगों को इतना ज्यादा ख्याल को मार्केट भी किया गया ध्रुपद के, क्योंकि काफी रिजिडिटी, तो 4 ही वानियां थी, और 4 वानियों को भी एक चला गया पाकिस्तान विभाजन के बाद, जो खंडारवानी का था वो चला गया, तलवंडी चला गया पाकिस्तान में। तो यहाँ रह गए डागर जो राजस्थान में रह गए, दरभंगा और कुछ बेतिया वगैरह जो बिहार के हैं वो, और थोड़ा बंगाल में रह गया। और उनमें भी जो बच्चे थे उनको लगता था कि ध्रुपद में करियर नहीं है, तो कई लोग ख्याल गाने लग गए। अब कई ध्रुपद के लाइनेज में भी लोग ख्याल गाने लग गए। लेकिन मेरे ख्याल से डागर की बहुत ज्यादा, उन्होंने जब गुंडेचा बंधुओं को सिखाया, और जो भोपाल में ध्रुपद संस्थान खुला, तो एक नई, आज का समय कह सकते हैं कि गोल्डन पीरियड है ध्रुपद का, और काफी उसमें भी अब उन्होंने पहले जो गाए जाते थे, अब कबीर के भजन लाया गुंडेचा बंधुओं ने, बिल्कुल अब नई बंदिशें मैं देख रहा हूँ, जो नए नए कवियों की बंदिशें ला रहे हैं, तो ध्रुपद को भी ये लोग इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। तो ध्रुपद में अभी जो वर्तमान काल में ध्रुपद में हर गायक, वो जो शैलियां, जो आप वाणियों की बात कर रहे हैं, वो अब स्पष्ट परिलक्षित होता है क्या अभी भी? जी, डागुर बानी जो है वो डागुर बानी ही है, मतलब उसमें कोई और नहीं लेते हैं, वो लोग काफी उसमें रिजिड हैं। लेकिन डागुर में, यानी डागुर की जो डागुर का परिवार है, तो उसमें बहुत कम लोग बचे। वसीफुद्दीन डागर साहब हैं, और सईदुद्दीन डागर साहब के बेटे, उनका नाम भूला, नसीमुद्दीन डागर साहब, वो एक दो लोग हैं जो कि गाते हैं, जो डागर परिवार के। बाकी जो गुंडेचा बंधुओं के जो लाइनेज बनी है उन्हीं के परिवार से, उसमें कई यूरोपीय लोग भी हैं, कई विदेशी, कई लोग जो हैं, वहां वो चीज नहीं रही जो आप कह रहे हैं। फिर इसी तरह से फाल्गुनी मित्रा हैं, वो कहते हैं कि मैं 4 वानियां गा लेता हूँ। तो जो वो कहते हैं कि मैं डागुर भी गा लेता हूँ, खंडार भी गा लेता हूँ थोड़ा सा, और वो गाते भी हैं। वो उन्होंने, क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग वगैरह करते थे शायद, और उन्होंने म्यूजिक को एज ए पैशन सीखा है, तो उन्होंने ऐसे कुछ भेद नहीं किया कि किस तरह से सीखे। और वो खुद को हालांकि बेतिया का लाइनेज का बोलते हैं, लेकिन वो 4 वानियां बोलते हैं। और जो दरभंगा है वो खांडार और गौहार का मिश्रण है। तो उसमें डागुर का, क्योंकि डागुर और जो खांडार है वो दोनों
दो पोल कह सकते हैं। डागर बहुत ही सॉफ्ट है और वो बहुत ही गर्जन वाला है, तो उस दोनों में आवाज की जो तैयारी है उसमें भी अंतर है। ये बहुत ही मधुर आपको लगेगा और वो बहुत ही लगेगा जैसे कोई वीर रस या रौद्र रस का चीज जो है वो खंडार का है। तो वो दोनों डागर वाले खंडार का गा पाएंगे। लेकिन ये जैसे फाल्गुनी मित्रा को मैंने सुना है, तो वो करते क्या है कि जो आलापचारी है उनकी बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन जब वो गमक में जाते हैं तब पूरे गरजने लगते हैं। तो उन्होंने थोड़ा इस तरह से अलग अलग चरण को उन्होंने अलग अलग वानियों में बांट दिया है, और वो कहते हैं कि चलो आलापचारी डागर की करता हूँ क्योंकि वो डागर की अच्छी है, लेकिन गमक जो दरभंगा या खंडार या इसका अच्छा है तो उसको उठाता हूँ। तो ये चीज उन्होंने किया है। और आप कह सकते हैं कि इस तरह से चीजें होंगी कि चारों वानियां मिलाकर, और तानसेन स्वयं भी गोहार वानी के होते हुए भी उन्होंने बाकी वानियों का भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा कि वो तेज ऊंची गमक नहीं गाते होंगे, गाते ही होंगे। तो जब से ख्याल का प्रादुर्भाव हुआ तब से उसके जो लिरिकल टेक्स्ट में बदलाव आना शुरू हुआ, यानी ध्रुपद का जो टेक्स्ट था, लिरिक्स था, वो ज्यादा भक्ति केंद्रित था, श्रृंगार उसमें कम था। जबकि ख्याल में श्रृंगार ज्यादा है और भक्ति कम है। हालांकि इसमें उस्ताद अमीर खां बड़ा बैलेंस रखते थे। एक बंदिश मान लीजिए, अगर श्रृंगार की गा रहे हैं तो दूसरा छोटा ख्याल भक्ति का गाएंगे। वो मालकोंस के उनके रिकॉर्ड भी है, जिनके मन राम बिराजे, ये तो उन्होंने बड़ा ख्याल गाया, छोटा ख्याल आज मोरे घर आए बलमा। तो ये हमेशा मतलब इनवेरिएबली उनके ऐसा लगभग होता था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ख्याल में श्रृंगार अधिक हुआ और भक्ति कम हो गई, और जो ध्रुपद की जो लिरिक्स है उसमें भक्ति अधिक है और श्रृंगार कम है, तो श्रृंगार भक्ति से श्रृंगार की और क्यों इसका जो व्हीकल हमारा बना, उसका क्या कारण देखते हैं? जी, ध्रुपद का तो चूंकि पुष्टि मार्गी जो कवि भक्ति उसी से शुरू है, उनका उद्भव जो हुआ है वो भक्ति संगीत पे ही है, और उनकी जो गायकी भी होती थी वो मंदिरों में होती थी। तो स्वयं जो डागर साहब जितने हैं सब सरस्वती जी को सामने रख के उनको उनको अर्पण करके अभी तक वैसे ही गाते हैं। और जो दरभंगा वाले थे तो उसमें शुरू में मंदिरों में गाते थे, फिर उसके बाद वृंदावन चले गए विदुर मलिक जी और वहां पर वृंदावन में गाने लग गए। तो उनका हमेशा से मंदिर वाला एनवायरनमेंट रहा है। लेकिन ख्याल गायकी का तो एनवायरनमेंट शराब शबाब वाला एनवायरनमेंट था, नवाबों का अफीम लेते हुए, और जो नर्तकी नाच रही है उस तरह के माहौल में। तो वहां पर जो विकास जो बंदिशें थी उसमें आप राम कृष्ण के श्रृंगार में कृष्ण का श्रृंगार पक्ष ला सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा उसमें भक्ति नहीं ला सकते कि आप शिव की वंदना करते हुए शराब की चल रही है। तो नवाबी में उस तरह से ही बंदिशें मेरे ख्याल से बननी शुरू हुई। फिर जब कोठों में गया, तवाइफी में जब कोठों से मेरे ख्याल से और भी चीजें आनी शुरू हुई, जो ठुमरी चीज जब आई ख्याल में, तो ठुमरी चीज आने का प्रभाव दो तरफा हुआ। ख्याल का प्रभाव तो ठुमरी पर था ही, ठुमरी का प्रभाव भी ख्यालियों पर आ गया, और उन्होंने भी कहा कि थोड़ा मस्ती लाया जाए और थोड़ा सा उसको बंदिशों को बदला जाए। तो ये चीज तो हुई है। तो जो ख्याल और ठुमरी इनका साहित्य है वो ध्रुपद के साहित्य से कमतर भी है, मींस क्वालिटी वाइज। जी, उनमें तो सभी जितने भी पद्य हैं वो सारे पुष्टि मार्गियों के पद्य हैं। कबीर भी बहुत बाद में आए हैं, उनमें कई सारे संस्कृत पद्य भी हैं जो संस्कृत में हैं, और कई सारे पद्य जो हैं वो भक्ति मार्ग आंदोलन के। जबकि ख्यालियों के पद तो ज्यादातर जो हैं चीजें वो खुद ही उन्होंने लिखी हैं। जैसे सदारंग की बंदिश है, तो जा जा रे अपने मंदिरवा जो है वो सदारंग की बंदिश है। तो इसी तरह से ज्यादातर जो है सारे लोगों ने अपने अपने मनरंग ने या खुशरंग ने या सब ने अपने अपने एक बंदिशें लिखनी शुरू की। तो आप कह सकते हैं वो कवि तो थे नहीं, वो तो चूंकि स्वरलिपि पे बिठा के वो अपना एक पद्य रचते थे, तो उनमें उतनी नहीं आएगी जितना एक कवि में होती है, जो उन्होंने कवियों की प्रयोग किया। अभी तक ध्रुपद गायक जो खुद नहीं लिखते हैं पद्य, बहुत कम लिखते हैं, ज्यादातर वो पारंपरिक पद्य ही गा रहे हैं जो एक अच्छे कवि ने लिखी है। तो वो इसलिए पद्य में भेद है। लेकिन
मुझे तो ख्यालियों के पद्य जो लिखे हैं, मान लीजिए पंडित जसराज ने ही मेरो अल्लाह मेहरबान लिखा है, वो पढ़ने में अच्छा लगता है, क्योंकि वो जब गाते हैं खुद बिठा के, मतलब एक सेल्फ कंपोज जब आदमी गा लेता है तो उसमें एक अलग सुंदरता लगता है। दूसरे के पद्य को गाने से ज्यादा मेरे ख्याल से मेहनत या ज्यादा अपना अपनी आत्मा देते हैं जब अपना गाया हुआ, अपना लिखा हुआ पद्य गाते हैं। नहीं, आप संरचनात्मक दृष्टि से क्या सोचते हैं कि ध्रुपद में ज्यादा अर्थयुक्त और ज्यादा अच्छा साहित्य है और ख्याल में उतना अच्छा साहित्य नहीं है? तो क्या जब ख्याल जो ख्याल की शैली है उसमें उतना शब्द का महत्व तो नहीं है, ऐसा भी है क्या कि उसका उसका असल में जो वो जो व्हीकल है वो उसका स्वर है, ना कि शब्द है? ख्याल में मेरे ख्याल से ध्रुपद की जो बंदिशें हैं वो सुनी सुनाई बंदिशें हैं, जो आप उस चीज को आप सुन चुके हैं, पद्य को आप पढ़ चुके हैं, गा चुके हैं। और मतलब जिसने संगीत नहीं सुना है वो भी, चूंकि वो सूरदास का पद है वो या पद कबीरदास तो का, हाँ। तुलसीदास का पद है, तो उस चीज को वो सुन चुका है। तो झीनी झीनी चदरिया अगर कह रहे हैं तो जिसने नहीं भी सुना है वो भी पढ़ चुका है झीनी चदरिया, अगर गुंडेचा बंधु गा रहे हैं। जबकि ख्याल में क्या होता है कि साहित्यिक, आपने सही कहा कि साहित्यिक स्तर हो सकता है कि कुछ कम हो, लेकिन और उसका उसमें उतना महत्व भी नहीं है जितना हाँ उतना महत्व नहीं, लेकिन जब ठुमरी में तो काफी ज्यादा महत्व हो गया है, जो बोल का महत्व बहुत ज्यादा हो गया। लागत करेजवा पे चोट, या उस चीज को जो है इतना मुखरे को इतनी बार गाते हैं कि लागत करेजवा में चोट लोग गाने लग जाएंगे। और तो मेरे ख्याल से अब बंदिशों का काफी महत्व बढ़ गया है, लोगों को याद आती है बंदिशें कि ये बंदिश आमिर खान साहब की ये बंदिश है, बहुत अच्छी है। तो स्वर, उस शब्दों का महत्व है, ख्याल में भी है। ये एक बड़ी चर्चा हम सुनते हैं कि गायकी अंग से सितार बजाना या गायकी अंग से सरोद बजाना, तो इसका क्यों इतना आग्रह है? यानी आपने एक जगह एक मैहर घराने के बारे में जब चर्चा में जो आपका अध्याय है उसमें लिखा भी है कि विलायत खां का सितार बजता नहीं गाता है और रविशंकर का सितार गाता नहीं बजता है। तो ये गायकी अंग से इतना आग्रह, इतना अभिभूत हम लोग क्यों हैं? यानी सितार का सितार अंग या सरोद का सरोद अंग, इसको सहेजने की प्रवृत्ति क्यों नहीं? मतलब अब हमारा अभीष्ट जो है वो गायकी अंग किस लिए है? क्योंकि या पश्चिम में तो प्योर म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को ही माना जाता है और हमारे यहाँ प्योर म्यूजिक गाने को माना जाता है। क्या यह कारण है? जी, जैसे गायकी अंग का है, सरोद में उस्ताद अमजद अली खान जैसे बजाते हैं, तो आपको क्या है कि हम सोचने लगते हैं कि कौन सा गाना बज रहा है। और उस चीज को, जैसे आज कई बच्चों को आप देखेंगे कि जब पियानो सिखाया जाता है तो उनको बोला जाता है कि तुम चलो ये गाना बजाओ, कि चोरी चोरी जब नजरें मिली ये बजाओ, तुम इस चीज को बजाओ। तो वो गायकी को रिफ्लेक्ट करते हैं अपने वादन में, अलग से वो अपना वादन जनरेट नहीं करते हैं। और यही चीज जो है मेरे ख्याल से श्रोता रूप में एक्सपेक्ट करता है जब कोई सितार सुन रहा होता है कि अच्छा कौन सा गाना गा रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम सितार पे कोई बजा रहा है तो तुरंत उसको शेयर कर देंगे 50 लोग कि देखो कितना बढ़िया सितार पे रघुपति राघव राम बजा लिया, या सितार पे कोई नया गाना बजा लिया। तो श्रोता का जो है एक्सेप्टेंस अभी भी वो इससे है कि इससे शब्द क्या बन गए, और जब तक वो शब्द नहीं बनते तब तक उस चीज को अपने से नहीं कर पाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब कोई गिटार बजाता है तो वो ये सोच के नहीं बजाता है कि इससे क्या गाना बनेगा, वो पूरा जो ट्विस्ट्स कहते हैं उसको ट्विस्ट्स देता है। और उसमें यही है, गाना नहीं भी हो 15 मिनट तक सिर्फ पॉज में, दो सेंटेंसेस के बीच में पॉज में बॉस गिटार बजा रहा है और रॉक, वही रॉक है। तो वही चीज देखने को मिलती है पंडित रविशंकर में। कोई कभी भी जब उनको सुनते हैं तो कोई कभी भी गाने के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि वो झाला उनका तो वही है, पेस पे वो आते हैं जब तो लोग झूमने लगते हैं। तो इसीलिए उनका अमेरिका में काफी एक्सेप्टेंस हुआ, क्योंकि अमेरिका के लोगों को तो गाना समझ में आता नहीं कि यहाँ के किसी गीत को अगर कोई वहां पर बजा रहा है उसको क्या समझ में आता है, तो उनको तो म्यूजिक समझ में आता
होता है। म्यूजिक तो भी। इसीलिए वेस्टर्न एक्सेप्टेंस उनका बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि उनको वो लोग सीधा गिटार से रिलेट करने लगे सीधा कि ये गिटार जैसे सितार बजा रहा है। उनके तो लिए गायन की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके लिए गायन की आवश्यकता नहीं थी, तो उन्होंने उसको एक म्यूजिक की तरह देखा। और यही चीज जो संगीत के भी जो श्रोता हैं वो कई बार इस चीज से बोर होने लगते हैं कि अगर गायन अंग बज रहा है, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा वादन अंग भी बजे। और वीणा में, खास करके वीणा में, मुझे लगता है रुद्र वीणा में, उसमें गायक, क्योंकि वो तो गाने, उसकी जो ध्वनि होती है वो इस तरह की नहीं होती कि उसमें कोई गा भी सके। तो उस चीज को, तो उसमें वीणा की जो ध्वनि है वही अपने आप में बहुत अच्छी लगती है। और लेकिन सारंगी में अगर कोई चाहेगा, तो सारंगी में कोई चाहेगा कि ठीक है ये किसी गाने का धुन बज रहा हो या किसी गाने की चीज हो रही हो। लेकिन मेरे ख्याल सरोद में, वीणा में, जितने भी अच्छे स्ट्रिंग, सितार में, उसमें वादन अंग बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिंग्स जो हैं, झाला स्ट्रिंग्स हैं काफी सारी, तो वो उसमें मेरे ख्याल से वो आदमी गा नहीं सकता है उस चीज को, जो चीज वो प्रोड्यूस कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से। तो इसमें जैसे वायलिन के जो हमारे यहाँ जितने भी कलाकार हुए हैं, वो वीजी जोग के अतिरिक्त एन राजम हो चाहे डी के दातार हो, ये लोग मूलतः संगत से शुरुआत हुई थी। एन राजम ने ओंकारनाथ ठाकुर साहब की संगत से वायलिन सीखना शुरू, मतलब पहले वो ऑलरेडी कर्नाटक म्यूजिक सीखती थी। कर्नाटक म्यूजिक में तो वायलिन संगत का ही वाद्य ज्यादा है। और डी के दातार अपने मामा डीवी पलुस्कर के साथ संगत करके ही उसी शैली में, तो इसलिए वायलिन में गायकी अंग ज्यादा हुआ। बीजी जोग जो ऐसे कलाकार थे जो तंत्रकारी वायलिन के पहले कलाकार में मेरे हिसाब से, तो वायलिन एक संगत के वाद्य की होने की वजह से ज्यादा उसमें गायकी अंग है, या उसका जो नेचर है वो एक बोर्ड इंस्ट्रूमेंट सारंगी की तरह, वो ज्यादा गायकी अंग के लिए मुफीद है। जी, असल में पश्चिम का जो वायलिन है वो तो पूरा म्यूजिकल, उसका गाने की चीज नहीं है। सिर्फ वायलिन बजा सकते हैं यहूदी मेहनुइन बैठ के, सिर्फ वायलिन बजा सकते, कोई संगतकार नहीं होगा, मतलब सिवाय उनके ऑर्केस्ट्रा के। तो वो चीज पश्चिम में तो वायलिन एक इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट है, एक से एक वायलिनिस्ट या चेलोइस्ट हुए हैं। और ये चीज मेरे ख्याल से उस्ताद अलाउद्दीन खान पे भी जो आया है, वो पश्चिम का प्रभाव, जो कलकत्ता में नुलू गोपाल से उन्होंने सीखा और लोबो से, तो उन्होंने पश्चिम की तरह से वायलिन सीखा है। आप अगर देखेंगे वो जो पश्चिम में जो पकड़ते हैं ऐसे करके, तो वो खुद भी, उनकी एक तस्वीर है, खड़े ऐसे होके नहीं बैठते हैं वो, बैठ के बजाने वाला वायलिन नहीं बजाते हैं, तो बजाते थे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने एज ए उसको इस तरह से परसीव किया कि मैं संगत नहीं करूंगा, एक इंडिविजुअल चीज बनाऊंगा उस चीज को। तो वीजी जोग, वैसे उन्होंने बिस्मिल्लाह खान के साथ बैठते थे, तो वो ठीक है, वो दोनों इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, दोनों जुगलबंदी करेंगे, एक शहनाई बजेगा इधर से, ये वायलिन में उसको रेप्लिकेट करेंगे या जवाब देंगे, तो ये चीज फिर भी ठीक थी। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि बाकी जगह जो है, खास करके दक्षिण भारत में, तो उसको उसी तरह से किया जाता है। लेकिन कला रामनाथ जी जैसे बजाती हैं, तो वो सिंगिंग वायलिन ही बोलती हैं कि मैं सिंगिंग वायलिन करती हूँ, वो भी जसराज जी के प्रभाव की वजह से। हाँ जी, तो उन्होंने एक गायकी चीज को सीख के फिर किया, जबकि इन लोगों ने गायकी से कोई मतलब नहीं रखा, सारे वहां इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ही थे मैहर में, तो उन्होंने उस तरह से उसको बिल्ड किया। मेरे ख्याल से वायलिन इतना सुंदर चीज, इतनी सुंदर इंस्ट्रूमेंट है कि उसको एक हिंदुस्तानी संगीत के एक इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट के रूप में बहुत अच्छा उसको रखा जा सकता है। रामू प्रसाद शास्त्री या अभी संतोष नाहर जी बड़ा इसमें अपना वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के तौर पे बड़े उनका नाम हो रहा है। खास करके जो करुणा रस की चीजें हैं जो आप इमोट कर सकते हैं, वो वायलिन से बहुत बढ़िया है। यहाँ तो करते ही हैं, पश्चिम में तो उसको एक, जब कोई सैड मूड में होता है, तो मेरे ख्याल से उन रागों को दुर्गा बहुत बढ़िया बजता है वायलिन पे, वो उसकी मिलावट के तारों के उसके साथ। शुरू में आपने बंदिश बैंडिट का जिक्र किया था। अभी वर्तमान काल में हम देखते हैं जितना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कि युवा पीढ़ी में एक धारणा ऐसी बनी है कि युवा पीढ़ी को कोई शास्त्रीय संगीत से ज्यादा लगाव नहीं है, उनके अपने सरोकार हैं। लेकिन ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो ये बंदिश बैंडिट अभी आई थी,
और उसका जो संगीत था और उसमें घरानों की जो आपस में खींचतान का, लेकिन उसका संगीत इतना ज्यादा लोकप्रिय और कामयाब हुआ है कि उसको अभी भी लोग सुन रहे हैं। तो अभी आप क्या मानते हैं कि शास्त्रीय संगीत के प्रति लोग, युवा, खासतौर पे युवा लोगों में कोई उसका ज्यादा यानी उनके मन में उसके प्रति कैसा लगाव है कि नहीं है? जी, अभी मैं 2-3 चीजें कहूंगा। एक तो चीज ये है कि जितने भी ये इंडियन आइडल या वगैरह होते हैं, उसमें जब गायक को कुछ दिखाना होता है तो वो लंबी लंबी तान लेना शुरू कर देता है। भले ही वो अपने तरीके से ले, उससे संगीतकार सहमत ना हो, लेकिन वो उसका शास्त्रीय पक्ष दिखाता है गीत हाँ, का कि मैं लंबी तान ले सकती हूँ उसमें। तो शास्त्रीय पक्ष पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। तो लोगों को मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि अब सपाट गायकी किसी को पसंद होगी, या अब लोगों को थोड़ी सी अरिजीत सिंह वगैरह भी जो गाते हैं वो उस तरह के ही लेते हैं। मुकेश जैसे गाते थे कि हाँ, काफी सपाट तरह से गाते थे, अब वैसी गायकी नहीं चलेगी। अब लोगों को थोड़ा हाँ, खींचना पड़ेगा, थोड़ा तान लेना पड़ेगा। इवन सुगम गायकी में भी, सुगम गायकी भी अब उतनी सुगम नहीं रह गई है। तो यह चीज मेरे ख्याल से नई जो पीढ़ी है उनको काफी अच्छा रिसीव करेंगे हिंदुस्तानी संगीत को। तब तो यह चीज जरूर है कि उससे एक पीढ़ी ऊपर जो पीढ़ी है, यानी हमारी ही पीढ़ी कह लें, हमारी पीढ़ी में शायद हम लोग पढ़ने लिखने में या उस समय की चीजें थोड़ी प्रायोरिटीज भिन्न थी, तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा संगीत पे वही फिल्मी गीत ही सुना, विविध भारती वगैरह ज्यादा सुना, तो हम लोग उसी से ज्यादा रिलेट करते हैं। शास्त्रीय संगीत हमारी पीढ़ी नहीं सुना, और बच्चों को जो आया है वो वही चीज जा रही है। क्योंकि पिता ही नहीं सुन रहा है तो बेटा बच्चा क्या सुनेगा। लेकिन अदरवाइज मैं देख रहा हूँ आज डिजिटल एज में, मैं देख रहा हूँ, मुझे गुरुओं ने भी बताया है कि अब वो लोग स्काइप पे भी क्लास ले रहे हैं पूरे क्लास ले कोरोना रहे हैं, के समय में। और उनके 30-35 स्टूडेंट हैं, और काफी अच्छा उनका ऑडियो सिस्टम है, जो डिजिटल ऑडियो सिस्टम है वो भी काफी अच्छा है। तो स्काइप पे जो साउंड क्वालिटी आ रही है और जो ऐप आ रहे हैं तानपुरा के, वो काफी बढ़िया क्वालिटी के ऐप्स वगैरह आ रहे हैं। तो अब उल्टे सीखने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। संख्या शायद बढ़ लोगों गई। को पैसा भी आ गया है कुछ कि अगर कोई। साधन सुलभ हो गए हैं। हम जी, बिना एक की जगह आए जाए भी सीख सकते हैं, मतलब घर बैठे भी अब हम सीख संगीतकारों को अच्छी प्रति घंटे जो उनको मिल रही है, वेतन मिल रहा है, वो भी अच्छा मिल रहा है। मैं कहूँगा पहले जैसे बहुत लोग सीखते थे, पैसा नहीं देते थे, संगीतकारों की भी हालत अच्छी नहीं थी। अब उनको अब उनकी स्थिति मैं देख रहा हूँ अच्छी हो रही है धीरे धीरे इन माध्यमों से। तो और कई लोग एडमिशन भी ले रहे हैं, ध्रुपद संस्थान में एडमिशन ले रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो नई पीढ़ी से हारमोनियम्स की सेल्स मैंने देखा कि बहुत बढ़ गई है इस दशक में। हारमोनियम की सेल्स हर घर में, गिटार हारमोनियम, गिटार की गिटार की सेल्स भी बढ़ी है, हाँ। और हारमोनियम की भी सेल्स बढ़ी है, पियानो की सेल्स बढ़ी है। तो लोगों की संगीत में, हम लोगों के समय में संगीत सीखना एक तरह से बहुत लोग नहीं सीखते थे। अब देख रहा हूँ हर घर में बच्चा भले ही वेस्टर्न बजाए लेकिन बजा लेता है, संगीत से उसको रुचि है। तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी संगीत का तो काफी स्वर्णिम युग आने वाला है। बिल्कुल। इसी नोट के साथ मैं आपसे पुनः धन्यवाद देता हूं। आज आपसे बहुत रोचक चर्चा करने का मौका मिला। बीकानेर थिएटर आर्ट्स और कल्चर फेस्टिवल की तरफ से आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।